अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद बेटा एक टॉपिक लिखा हुआ है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ये जो हम बॉन्ड पीछे पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, दोनों की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई हैं इन दोनों पेजेस के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया और सेकंड के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया। इस तरह हम वन बाय वन पहले आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज और या आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों पैराग्राफ के ये इस टॉपिक के अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है और उसकी प्रॉपर्टीज, ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को ही मेजरली एक्सप्लेन किया गया है और इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई। तो प्रॉपर्टीज बेटा सबसे पहले आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड की एक्सप्लेन करते हैं जो कि बुक में लिखी हुई है। अगर पेज में देखें तो स्टार्ट में ही सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी होता है सख्त होना, कि आयनिक कंपाउंड कितना सख्त होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर, और याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन दी नेचर। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नेचर में जो मौजूद है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दिस इज द आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से इनमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत ज्यादा करीब करीब आ जाते हैं, आयंस को बहुत ज्यादा करीब करीब कर देता है, जिसकी वजह से इसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। एंड दीज आर हाईली रिजिड, हाईली रिजिड बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, हाईली रिजिड मॉलिक्यूल सॉरी कह रहा हूं, हाईली रिजिड। और ये प्रेजेंट होते हैं बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, और क्रिस्टलाइन फॉर्म एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। तो हाईली रिजिड होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। क्लियर हुआ बेटा, रिजिडिटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट, हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जब चीज सख्त है उसकी रिजिडिटी बहुत हाई है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जिस तरह के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो अराउंड 800 होता है। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। अराउंड अबाउट मोस्ट ऑलमोस्ट इतना ही है जी। रिजिडिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, दिस इज द ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटल नेचर क्या होती है। कहा जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल, ये हाईली ब्रिटल होते हैं, हाईली ब्रिटल। और हाईली ब्रिटल क्यों होते हैं या ब्रिटल जो प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, इसको समझने के लिए बेटा ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, बुक में नहीं बनी हुई, गौर से समझिएगा। ये एक कंपाउंड है जो कि आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बना होता है। आयन यानी सोडियम क्लोराइड को ध्यान में रखें तो सोडियम आयन थे पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्लोराइड आयन थे। वो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस का कॉम्बिनेशन बनता है और पॉजिटिव नेगेटिव ये रिपीट होते रहते हैं। अब यहां पर एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह ऑपोजिट चार्ज आपस में कंबाइन है और टाइटली पैक्ड होते हैं। अब अगर इस पे फोर्स लगा दी जाए, इसमें क्या करेंगे, फोर्स लगा दें इस जगह पर या उसमें नीचे वाली लेयर पर फोर्स लगा दें, इस लेयर के ऊपर। ये एक क्रिस्टल हमने लिया और इस क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑपोजिट चार्ज टाइटली पैक्ड होते हैं। और अगर इसमें फोर्स लगा दें, क्योंकि ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है, इस पर फोर्स लगा दे तो ये लेयर क्या करेगी, थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी। इस लेयर पर फोर्स लगाई और ये लेयर थोड़ा सा आगे मूव करी। जब आगे मूव की तो आगे मूव करने से ये नेगेटिव चार्ज के सामने और ये पॉजिटिव चार्ज के सामने। इस तरह जब नेगेटिव नेगेटिव के पॉजिटिव के सामने आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करता ही नहीं है, वो क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से अलाइक चार्जेस रिपेल्ड ईच अदर। और अलाइक चार्जेस जब रिपेल करेंगे तो रिपेल करने की वजह से उसकी एक लेयर दूसरी लेयर से जुदा हो जाएगी, उससे सेपरेट हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस एक्चुअली क्या है, हम किसी भी सॉलिड पर फोर्स लगाएं, थोड़ी सी फोर्स लगाने से वो भुरभुरा सा नेचर हो,
उसमें वो टूटकर बिखरना शुरू कर दे और थोड़ी सी फोर्स से उसकी लेयर्स अलग-अलग होने लग जाएं, तो इस प्रॉपर्टी को ब्रिटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये नमक के बड़े-बड़े ढेले होते हैं, उनको तोड़ते हैं और थोड़ी सी फोर्स से उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है दूसरे हिस्से से। यही वजह होती है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और जब फोर्स लगाई जाती है पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को ब्रिटल होना बोलते हैं और ब्रिटलनेस इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट बात करें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। बेटा ये एमसीक्यूज भी आता है कि आयनिक बॉन्ड इज ओनली बॉन्ड विच इज नॉन डायरेक्शनल नेचर। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये याद रखिएगा बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि विच वन इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, तो इधर मैं लिख दूं HCl और इधर लिख दूं NaCl, तो कौन सा नॉन डायरेक्शनल होगा? तो सोडियम क्लोराइड इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में ही आयनिक बॉन्ड मौजूद है, HCl में तो कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। जी क्लियर हुआ? ये नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी किस तरह इफेक्ट करती है। ये जो आयनिक कंपाउंड नो डाउट बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं, इसमें जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग होती है, आयनिक बॉन्ड और मोस्ट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, लेकिन फिर भी दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, किस तरह होते हैं? पानी अपने अंदर सोडियम क्लोराइड को या फिर किसी दूसरे आयनिक कंपाउंड को किस तरह हल कर लेता है। आपको बेटा पता है नमक हमारे पास है, नमक को जैसे चाहे ठंडे पानी में चाहे गर्म पानी में किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में पानी के अंदर डालने तो वो फौरन से मिक्सअप हो जाता है, फौरन से हल हो जाता है। इसके पीछे क्या है? ये बेटा एग्जाम्पल एक्सप्लेन की गई है बुक के अंदर, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है, NaCl, जब भी हम नमक डालते हैं तो नमक इस फॉर्म में पाउडर फॉर्म में उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बने होते हैं। जब हम उसको एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, एक क्रिस्टल के अंदर सोडियम और क्लोरीन दोनों ही होंगे जो कि टाइटली पैक्ड है। वो क्रिस्टल हमने ऐड किया, उसमें क्रिस्टल ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे? पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और पानी की मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि दीज आर द पोलर सॉल्वेंट और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही सोडियम क्लोराइड एंटर होता है, सपोज कर लें, इमेजिन कर लें एक ग्लास है, ग्लास के अंदर नमक डाला है, जैसे ही एक क्रिस्टल पानी में एंटर होगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स को पता चल जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल्स उसका वेलकम करेंगे, उसको देखेंगे कि ये जी एक ऑपोजिट स्पीशी आ गई। अब ये सोडियम क्लोराइड जैसे ही एंटर हुआ उसको वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे? सराउंड उसको कर लेंगे। जब सराउंड करेंगे तो NaCl, आपको पता है कि ये दो पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव या सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सोडियम की तरफ अपना ऑक्सीजन लेकर मूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव, और सोडियम क्या है? पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह क्लोरीन की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपना हाइड्रोजन लेकर दौड़ पड़ेंगे और उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और इस तरह क्या करेंगे कि ये इधर से वाटर मॉलिक्यूल्स विद देयर हाइड्रोजन पार्ट की वजह से, और इधर ऑक्सीजन, ये मैंने दो दो बनाए हैं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इधर से मैं कह रहा हूं कि वाटर मॉलिक्यूल सोडियम को पकड़कर खींच रहे हैं, इधर से क्लोरीन को पकड़कर खींच रहे हैं, और जब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स खींचेंगे तो फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो दोनों पार्ट को अलग कर देगी। ये सोडियम और ये क्लोरीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, टूट जाएगा ये बॉन्ड। और कैसे टूटेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से और वाटर की हाईली पोलैरिटी की वजह से। जब ये टूटेगा तो सोडियम इधर चला जाएगा, क्लोरीन इधर, सोडियम को सारे मॉलिक्यूल्स पकड़कर इधर से सराउंड कर लेंगे और क्लोरीन को उधर से सराउंड कर लेंगे, क्योंकि इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पर, जो कि इसको सराउंड कर लेगी, और इधर से क्लोरीन पर
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी वाटर का हाइड्रोजन वाला पोर्शन उस तरफ होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, वो क्लोरीन को सराउंड कर लेगा और इस तरह दोनों सेपरेट हो गए, आइंस को सेपरेट कर दिया एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी। उनका बॉन्ड तोड़ देना, उनके आइंस को सेपरेट कर देना, यही सॉल्युबिलिटी है। और इस तरह जो वाटर है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल कर सकता है और इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। फर्स्ट पॉइंट इसका ये कि दीज आर हाईली इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म। जब वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, जब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन पिघली हुई हालत या एक्वस स्टेट या पानी में डिसॉल्व्ड हालत, तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? नॉन कंडक्टर क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को कंबाइन किया हो, टाइटली स्ट्रांगली वो एक दूसरे के साथ अटैच है, एंड देयर इज नो सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं बचती कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्शन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो करवाते हैं। पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आगे से जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कंडक्शन कहां से होगी? लेकिन जब बात करते हैं मोल्टन स्टेट की या एक्वस स्टेट की, मोल्टन स्टेट में उसको पिघला दिया, उसको 800 NaCl की बात कर लें तो उसको 800 डिग्री से टेम्परेचर दिया, वो मोल्टन स्टेट में आ गया। अब उसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं है, उसमें क्या है? उसमें जो पिघली हुई हालत है उसमें आइंस की फॉर्म में मौजूद है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद हैं तो नेगेटिव आइंस क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाएगा और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी सॉलिड आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाए वाटर के अंदर, उसका एक्वस, एक्वा वाटर से लफ्ज निकला है, और एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर किसी भी आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन या किसी भी चीज का सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अब सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डाल दें तो उसमें से करंट पास होगा, लेकिन अगर सॉलिड सोडियम क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा। क्या वजह है? कि जब वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में होगा तो तब उसमें आइंस मौजूद हैं, तब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, लेकिन जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में, तब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तब उसमें आइंस भी नहीं है। तो ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज में एक पार्ट हमने किया, और वो कौन सा? आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। हमने डिस्कस कर लिया था आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड और उसके कंपाउंड डिस्कस कर लिए थे। अभी नेक्स्ट जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड और उसके कंपाउंड्स में सबसे पहला जो पॉइंट वो उसकी एग्जिस्टेंस का बेटा लिखा हुआ है। एग्जिस्टेंस लाइक इसमें कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए, जैसे कि फर्स्ट इज द डायटोमिक फॉर्म। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। डायटोमिक फॉर्म मतलब इसमें दो एटम्स मौजूद होते हैं और एक मॉलिक्यूल बन जाता है। दिस इज दी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, दीज आर डाई एटॉमिक फॉर्म, जिसमें दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, और ये कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, और इसमें बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। गैसियस फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। गैसियस में क्लोरीन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इसमें वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, और वोलेटाइल लिक्विड्स क्या है? ब्रोमीन एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब एक वोलेटिलिटी नेचर होती है, जिसमें कोई भी चीज उड़ती है वेपर्स बनना शुरू कर देती है, और वो लिक्विड फॉर्म में तो होती है लेकिन उसमें वेपर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। हैलोजेंस की ही बात करें जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं, तो आयोडीन इसमें ये फॉर्म है जो कि सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। जब भी कोई चीज सॉलिड में एग्जिस्ट करती है तो वो दो तरह से एग्जिस्ट करती है, और वो दो कौन कौन से तरीके?
फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेकंड इज द एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ द एलिमेंट, रेगुलर पैटर्न ऑफ द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है, वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस का मतलब ही बेढंगा, शेपलेस होता है। जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, वो एमॉर्फस शेप होती है। और कार्बन एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर ये एमॉर्फस फॉर्म में मौजूद है तो इसको बेटा कोल बोलते हैं, जिसको हम कोयले का नाम देते हैं। अब कोयला जो है एक इमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, और कार्बन की ये तीनों फॉर्म ही हम पढ़ेंगे, जो कि डायमंड, ग्रेफाइट और कोल है। कोल एक एमोर्फस फॉर्म है। उसके बाद इसके यूजेस लिखे हैं कि ये पावर जनरेशन में यूज होती है, पावर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। देन कोवलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। अगर बात करें डायमंड की, तो मोस्ट रिजिड क्रिस्टलाइन फॉर्म इन दी प्लेनेट, वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के ऊपर सबसे जो सख्त चीज है, सबसे जो रिजिड क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो डायमंड है। अब डायमंड की यूजेस नेक्स्ट लिखे हुए हैं, और यूजेस इसके क्या लिखे हैं कि ये ड्रिलिंग के अंदर यूज होता है, कटिंग के अंदर यूज होता है, पॉलिशिंग के अंदर यूज होता है। एक्चुअली ये तीनों चीजों के अंदर कार्बन ही मौजूद है। कार्बन अगर एक एमॉर्फस पैटर्न के थ्रू जुड़ा होगा, एक एमॉर्फस पैटर्न के थ्रू जुड़े होंगे, तो वो कोयला बन जाएंगे। अगर उसमें प्रॉपर एक रेगुलर पैटर्न, रेगुलर ज्योमेट्री होगी और प्रॉपर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, तो वो डायमंड बन जाएंगे या ग्रेफाइट बन जाएंगे। और ग्रेफाइट क्योंकि इसके लाइट फॉर्म है, और ग्रेफाइट और डायमंड का आपस में डिफरेंस देखें तो ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट इज द लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें रेगुलर पैटर्न होता है और लेयर्ड फॉर्म में डाटा अरेंज होता है। लेयर्ड फॉर्म में जो कार्बन एटम्स की लेयर्ड मौजूद होती है। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि ग्रेफाइट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, लेकिन ये कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने की वजह क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प देते हैं। और उसके बाद जो डायमंड होता है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। कार्बन के चारों बॉन्ड टाइटली पैक्ड होते हैं और टाइटली दूसरे कार्बन एटम के साथ अरेंज होते हैं। जी, उसके बाद ग्रेफाइट के कुछ यूजेस लिखे हैं कि ये लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है इन डिफरेंट इंडस्ट्री में। लुब्रिकेंट क्या होता है? फ्रिक्शन को रिमूव करने के ये जो भी चीज इस्तेमाल होती है उसको लुब्रिकेंट्स, जैसे कि ग्रीस है, ऑयल है, इसी तरह ये ग्रेफाइट यूज होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड, जितनी भी बेटा आप बैटरीज देखते हैं, खासतौर पर ये टिपिकल जो बैटरीज लाइक सेल की बात करें, ये क्लॉक का सेल, रिमोट के सेल, इसमें जो एक सेंटर में चीज मौजूद होती है, सेंटर में एक वो सिक्का मौजूद होता है, उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोड वो ग्रेफाइट का बना होता है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैसेस को भी इनर्ट गैसेस बोलते हैं। बाकी इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये बुक में इनर्ट का लफ्ज नहीं यूज किया। इनर्ट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। खैर, तो यहां पर बेटा ये फॉर्म्स थी कार्बन की। उसके बाद बुक में एक्सप्लेन किया गया बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स को। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटम से मिलकर, दो डिफरेंट तादाद नहीं है, दो उसके टाइप्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो तादाद और चीज है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 हो, लेकिन इसमें काइंड ऑफ एटम्स 2 हैं। तो जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है उनको डिफरेंट वे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? टू टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो बनता है वो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है। अब ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड गैसेस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस की फॉर्म में देखें तो मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी इसकी गैसियस फॉर्म है। अब गैस फॉर्म मीथेन, अब इसमें दो एटम नहीं है, लेकिन दो तरह के एटम है, या कार्बन है या हाइड्रोजन है। इसमें या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, इसमें या कार्बन है या ऑक्सीजन है। तो ये दो तरह के एटम्स मौजूद है। उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और लिक्विड फॉर्म में HCl एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड जिसमें फ्यूम्स बनते रहते हैं, वेपर्स बनते रहते हैं, वोलेटाइल। हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये लिक्विड है लेकिन ये वोलेटाइल या फ्यूमिंग लिक्विड्स इनको कंसीडर किया जाता है।
उसके अलावा जो फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो इसकी वाटर की फॉर्म है कि वाटर एक्सेप्ट वाटर दीज ऑल आर फ्यूमिंग लिक्विड्स। ये भी एक बाइंड्री कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन ये फ्यूमिंग नहीं होता, ये एवेपोरेट नहीं होता जिस तरह के वो होते हैं जल्दी। मतलब ये कि क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और वाटर के अंदर पीछे पढ़ के आए हम कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये एसिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसिड्स कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों एसिड्स हैं। और एसिड्स कब इनको बोलते हैं? जब ये प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं टू दी अदर मॉलिक्यूल्स या अदर कंपाउंड्स, जब इनका रिएक्शन होता है। तो आपने आयोनाइजेशन ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आयोनाइज होता है इनटू H पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन, और सल्फ्यूरिक एसिड वो आयोनाइज होता है इनटू H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव या 2 हाइड्रोजन के आयन्स बनते हैं और साथ में सल्फेट आयन बनते हैं। और इसी तरह नाइट्रिक एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन के आयन्स, इसी तरह नाइट्रिक एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन्स डोनेट करता है और नाइट्रेट आयन साथ बना देता है। तो ये इसकी आयोनाइजेशन। और यहां तक बेटा ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और लास्ट टॉपिक में ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज 2 पोर्शन के अंदर इंक्लूड है, एक आयनिक बॉन्ड और कंपाउंड का और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और कंपाउंड का। और दोनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कंपाउंड एक्सप्लेन किए हैं और डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किए हैं। तो दोनों में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहां तक बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह लाजमी उसका आंसर दूंगा। अगर कोई इस चैप्टर का टॉपिक मिसिंग हो या कोई टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो, वो भी आप दोबारा मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उसकी दोबारा वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।